गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जो संबंधित है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं। कुछ सब्जेक्ट के हो गए, आई थिंक सभी को हो गए हैं। हाँ ठीक है, तो उनके जो पेपर हुए हैं उनके पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो पेपर है ये फूड साइंस का है, ठीक है बेसिकली। तो वहाँ पे जो पैटर्न था वो था कि एक पेपर जो था थर्ड पेपर वो जीएस का रहेगा और 100 क्वेश्चंस थे उसमें, और फर्स्ट और सेकंड पेपर थे वो सब्जेक्ट के रहेंगे। पर्टिकुलर आपने होम साइंस में जिस सब्जेक्ट से डाला होगा, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या टेक्सटाइल या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट या एक्सटेंशन एजुकेशन, तो उनके पेपर थे। उनके 2 पेपर हुए थे सब्जेक्ट के, 150 क्वेश्चंस एक पेपर में पूछे गए थे। तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे फूड साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 से में कितने कवर हो सकते हैं आज के इस वीडियो में वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज का। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, FSSAI परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड फूड का सही उदाहरण नहीं है? आयोडीन युक्त नमक, विटामिन डी मिला हुआ दूध या विटामिन डी मिला हुआ खाद्य तेल या गेहूं का भूसा मिला हुआ मिश्रित अनाज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो तीनों हैं वो फोर्टिफाइड फूड FSSAI के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक खाद्य, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जिनको बोलते हैं, अधिनियम किस वर्ष सूचित किया गया? 2016, 19 या 17 या 18, ठीक है। तो FSSAI कब आया था? 2006 में, ठीक है, अच्छे समझ लेना। यहाँ पे FSSAI कब आया? 2006 में। अमेंडमेंट कब हुआ इसका? 2011 और 2016 में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, FSSAI का जो ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन ये कब आया था? ये आया था 2017 में। यहाँ पे सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है दूसरे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? इंग्लिश वाले भी देखते रहे क्योंकि हिंदी वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो बेसिकली हिंदी में ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेपर दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्टार्च का डेक्स्ट्रिन में द्रवीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है? अल्फा एमाइलेज या सेलुलोज या पेक्टिनेज या प्रोटीएज। तो कौन सा एंजाइम है यहाँ पे? यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो एक होगा, ठीक है, पहला ही, तीसरे का पहला। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पे, अल्पावधि विकासात्मक कार्य रेखा के अनुसार नए खाद्य उत्पाद विकास के प्रमुख चरण क्या है? यहाँ पे धारणा, उत्पत्ति या मूल्यांकन, और उसके बाद उत्पाद विकास और मूल्य निर्धारण। दूसरा है धारणा, उत्पत्ति और मूल्यांकन, और दूसरा है इसमें प्रारंभिक विकास, बाजार में परिचय व मूल्यांकन या अग्रिम विकास। तीसरा है धारणा जनन, खाद्य उत्पाद विकास, बाजार अभिप्रयोग या अग्रगत विकास। चौथा है बाजार अनुसंधान, खाद्य उत्पाद विकास, बाजार अभिप्रयोग और अग्रगत विकास, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें अच्छे से, यहाँ पे सारे मेंशंस हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन सही है। आइडियल जेनेसिस इवैल्यूएशन, फिर फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देन आफ्टर प्राइसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज का, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, टेनिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड फाइटेट। तो ये बच्चों को पता होता है कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए, तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब एक प्यूरिन अथवा पारिमिडीन एक फास्फोरीकृत शर्करा अवशेष के साथ जुड़ता है तो परिणाम स्वरूप बनने वाला युग्मक क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला, ए ऑप्शन यहाँ सही है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का, भोजन से प्राप्त प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, यूरिक एसिड है या यूरिक ऑक्जिलेट है या सिस्टीन है या पैरिडॉक्सिन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? 7वें का यूरिक एसिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C और विटामिन E।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकल नेम पूछ दिया है यहाँ पे विटामिन B12 का, क्या बोलते हैं उसको, साइनोकोबालामिन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वसा ऊतक निम्न में से कौन से हार्मोन का उत्पाद करता है जो शरीर में सामान्य वजन को बनाए रखने के लिए भोजन खाने और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन डी, लेप्टिन, ग्लूकागॉन या वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, 9 का दूसरा है। लेप्टिन हार्मोन्स जो है वो शरीर में क्या करता है, सामान्य वजन को बनाए रखने के लिए भोजन खाने और ऊर्जा को व्यय को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन, लेप्टिन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही था। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, यह भी पीजीटी का क्वेश्चन से पूछा गया, तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन हार्मोन और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, और फूड सर्विस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, मैनेजमेंट का पेपर फर्स्ट में जो फूड साइंस का है, और पेपर सेकेंड में वो जब करेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। एड्रेनोकोर्टिल हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन या इंसुलिन या एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, इंसुलिन, ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। प्रोटीन किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक या अम्लीय या क्षारीय या रवेदार। ठीक है, तो प्रोटीन किस प्रकार के, उनका नेचर कैसा होता है प्रोटीन्स का, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है पहला। एराकिडोनिक एसिड की संरचना में कितने दोहरे बंध होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड पूछ रहा है किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एराकिडोनिक एसिड में। तो इसमें कितने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 या 2 या 3 या 4। ठीक है, तो कितने होते हैं इसमें, 4 होते हैं। ठीक है, एराकिडोनिक एसिड में डबल बॉन्ड। फिर वहाँ देखते हैं, वसा के टूटने से प्राप्त ग्लिसरॉल किसमें परिवर्तित हो जाता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या राइबोज 3 फॉस्फेट 1,3 बिस्फोग्लिसरेट या 3 फास्फोग्लिसरेट। तो किसमें परिवर्तित होता है इसका परिवर्तन होता है किसमें, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। किसके टूटने पर, वसा के टूटने पर जो प्राप्त ग्लिसरॉल किसमें परिवर्तित हो जाता है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। पहला ऑप्शन यहाँ सही है, तीसरे का 13वें का। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, फैटी एसिड में फैटी एसाइल को, यानी कि फैटी एसाइल को एंजाइम जिनको हम बोलते हैं, ए फ्रॉम फैटी एसिड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, फैटी एसिड के फैटी एसाइल को ए का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम। ठीक है, तो ये किस पार्ट में होता है इसका निर्माण, इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बीटा ऑक्सीकरण और साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से पामिटिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होते हैं। ठीक, हाउ मैनी एटीपी आर जनरेटेड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो कितने होते हैं, 28 होते हैं या 80 होते हैं या 108 होते हैं या 10 होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं इसके, 80 एटीपी उत्पन्न होते हैं, 80। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 16वां देखते हैं, 16 देखते हैं, यहाँ पे रिपीट था थोड़ा। निम्नलिखित में से किसमें अन्य घोलकों की अपेक्षा एक उच्च गलनांक, क्वथनांक एवं वाष्पीकरण की ऊष्मा है। ठीक है, मेथेनॉल है या एथेनॉल है या एसीटोन है या जल है। ठीक है, तो किसके अन्य घोलकों की अपेक्षा एक उच्च गलनांक, क्वथनांक एवं वाष्पीकरण की ऊष्मा है। तो 16वें का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, एथेनॉल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान गठित पाइरूवेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होना या एल्कोहल किण्वन या पाइरूविक एसिड का साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपचय। और चौथा ऑप्शन है सक्सिनॉइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित होना। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान गठित पाइरूवेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है, एल्कोहल फर्मेंटेशन, ये करेक्ट नहीं है, बाकी ये
और ये सब करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है 17वें का। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के प्रारंभिक चरण में एटीपी के कितने अणुओं का निवेश होता है। ठीक है, यानी कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मस्ट बी इन्वेस्टेड इन प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, 2 या 4 या 6 या 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ सही है। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त डेक्सट्रोज और लेबुलोज के मिश्रण को क्या कहते हैं, कैरेमल कहते हैं, इन्वर्ट शुगर कहते हैं, या उच्च घनत्व फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी फ्रक्टोज शुगर, या ग्लूकोज सिरप। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त डेक्सट्रोज और लेबुलोज के मिश्रण को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इन्वर्ट शुगर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है 19वें का। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है, थायमीन है, या राइबोफ्लेविन है, या फोलिक एसिड है, या पेंटेथोनिक एसिड है। तो ये इसमें कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट आवश्यक है, वो है थायमीन। किसमें, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में डीकार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया के लिए। ठीक है, विटामिन B1 बोलते हैं इसको, थायमीन को। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, भोजन या किसी घोल की अम्लीय या क्षारीयता की डिग्री को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, बफर का, या आइसोलेट्रिक बिंदु का, या हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी कि पीएच का, या रेडॉक्स पोटेंशियल का। तो किसका करते हैं यहाँ पे, पीएच वैल्यू अच्छे से जानते होंगे आप लोग, हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे 21वें का कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही है। 22वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य कोश की तरल पदार्थ से बढ़े हुए संचय की स्थिति है, एडिमा, या निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, या वाटर इक्विलिब्रियम, या डायूरेसिस। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, किस में बढ़ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। 22वें का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, ओडेमा। 23वां देखते हैं, खाद्य पदार्थ में लौह तत्व के आकलन में भस्मीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करना, या लौह तत्व को फेरस रूप में परिवर्तन करना, या भोजन के नमूनों में लौह तत्व को विलय करना, या लौह तत्व की उपलब्धता का आकलन करना। तो यहाँ पे 23 का क्या राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिक मैटर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे वसा से एसिड वैल्यू की गणना हेतु उपस्थित मुक्त वसा अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यू इन फैट, क्यूप्रिक सल्फेट, या अल्फा एमाइलोग्लूकोसिडेज, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 24 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 25वां देखते हैं, जेल डाल विधि का उपयोग करके प्रोटीन के आकलन में पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन यूजिंग जेल डाल मेथड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड सैंपल, या सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, या प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाई प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन बाय परक्लोरिक एसिड, या डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, हिंदी वाले पढ़ लें, हिंदी में भोजन नमूना का डाइजेशन, अमीनो एसिड का पृथक्करण, पायरोलिक एसिड द्वारा प्रोटीन का अवक्षेपण करना, या आसवन विधि। तो यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट स्टेप, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, डाइजेशन ऑफ फूड सैंपल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र गति से विलय करने के साथ उच्च स्तर की विश्लेषणात्मक चयनात्मक प्रदान करती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, या पेपर क्रोमेटोग्राफी, या ट्राइट्रोमेट्री, या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, 26 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है कौन सा, चौथा ऑप्शन सही है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यह नियम यह बताता है कि किसी घोल का ऑप्टिकल घनत्व
उस घोल में उपस्थित घोलक की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नियम पूछ दिए उन्होंने, जिन्हें केमिस्ट्री का पढ़ा होगा अच्छे से उनको इजली हो गया होगा। ये स्टीफन्स लॉ, बियर्स लॉ या पास्कल लॉ या बर्नौली प्रमेय जिसको बोलते हैं बर्नौली लॉ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन कौन सा है 27 का, ये सेकेंड है, ठीक है। बियर्स का लॉ ये बोलता है क्या कि किसी घोल का ऑप्टिकल घनत्व उस घोल के उपस्थित घोलक की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रोटीन आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा गहरे रंग के कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है और फिर अमीनो एसिड का मूल्यांकन डिस्टोमेट्रिक विधि से किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्लोरिक या निनहाइड्रोजन या ब्रोमोथाइमोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 28 का वो कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ सही है, हाइड्रोक्लोरिक। 28वां देखते हैं यहाँ पे 29 देखते हैं। खाद्य पदार्थ में ऑक्जेलिक अम्ल का आकलन करने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल को किस रूप में अवक्षेपित किया जाता है जिससे तत्पश्चात मानक पोटेशियम परमैंगनेट से टाइट्रेट किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पोटेशियम ऑक्जेलेट, दूसरा है अमोनियम ऑक्जेलेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्जेलेट और चौथा है क्यूप्रियक ऑक्जेलेट। इसको थोड़ा छोड़ते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चंस है। और सही ऑप्शन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस बट नॉट श्योर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 1 ग्राम वसा में उपस्थित मुक्त वसा अम्लों को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मिलीग्राम में आवश्यकता होती है, उसे एसिड वैल्यू कहते हैं। क्यूप्रिक सल्फेट की या अल्फा एमाइलो ग्लूकोसाइडेज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। 31 देखते हैं। जेल डाल विधि से प्रोटीन का निर्धारण किसके आकलन से किया जाता है। जेल डाल का पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोटीन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का या अमोनियम सल्फेट का। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, द प्रोटीन कंटेंट डिटरमाइंड बाय जेलडाल मेथड इज बाय द एस्टिमेशन ऑफ, किसका किया जाता है यहाँ पे, प्रोटीन का या नाइट्रोजन का या अमोनिया का या अमोनियम सल्फेट का। तो 31 का यहाँ पे जो है वो क्या है, पहला ऑप्शन है, ठीक है, प्रोटीन का। लीवर में यूरिया किससे बनता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। 2 अमोनिया मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु, या 2 अमोनिया मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, या 1 अमोनिया मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु, या 1 अमोनिया मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, ठीक है। 32 क्वेश्चन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए है, ठीक है, 2 अमोनिया मोल्स और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु। 33 देखते हैं। अमीनो एसिड से गैर अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड के गैर अमीनो अवशेषों को क्या कहते हैं, कीटो अम्ल कहते हैं या लैक्टिक अम्ल कहते हैं या एस्पार्टिक अम्ल कहते हैं या साइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। द नॉन अमीनो रेजिड्यू ऑफ एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसका सही ऑप्शन क्या है देखेंगे फाइनल आंसर की में, ठीक है। 33 और 34 देखते हैं। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन विधि का उपयोग खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, विटामिन बी या एस्कॉर्बिक एसिड या लिपिड वैल्यू या एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा, ठीक है। तो 34 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, वो है 4, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। एंटीऑक्सीडेंट की जो क्वांटिटी होती है वो इसके थ्रू हम चेक करते हैं, कौन से मेथड के, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन मेथड के थ्रू किसका एस्टिमेशन किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी का, कंटेंट का, ठीक है, सॉरी। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी का कार्य नहीं है, ऊष्मा का उत्पादन या शरीर मुद्रा बनाए रखना या जोड़ों की स्थिरता या हड्डी को हड्डी से जोड़ना, ठीक है। 35 क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, पेशी का कार्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं ये इसका कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी ऊष्मा का उत्पादन, शरीर की मुद्रा बनाए रखना और जोड़ों की स्थिरता बनाए रखना, ये सब कार्य किसके हैं, पेशियों के, ठीक है। और 36 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियाँ स्वेच्छा से नियंत्रित होती हैं, ठीक है, रेखांकित पेशियाँ यानी कि स्केलेटल मसल्स, हृदय पेशियाँ यानी कि कार्डियक मसल
और अरेखांकित पेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स या बोथ 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही है? यहाँ पे जो सही है वो स्केलेटल मसल्स सही है। रेखांकित पेशियां बोलते हैं इनको, जो मांसपेशियां स्वेच्छा से नियंत्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन इंसुलिन, या एंजियोटेंसिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन है 37 का? पहला है या दूसरा या तीसरा या चौथा? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 37 का वो दूसरा है, कोलिसिस्टिकाइनिन एंड सिक्रेटिन। ठीक है, ये क्या करता है? ये हार्मोन्स हैं जो अग्नाशयी रस और कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर के तापमान को किससे द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड या स्किन? तो यहाँ पे क्या है 38 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस के द्वारा हम क्या करते हैं? रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। 39 देखते हैं। डायूरेसिस का क्या अर्थ है? मीनिंग पूछ रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन पूछ दिया है। मीनिंग ऑफ डायूरेस, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन एक्सेस टू नॉर्मल लेवल, या रिडक्शन ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, या इंक्रीज इन यूरिया लेवल ऑफ ब्लड, या डिक्रीज इन यूरिया लेवल ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पहला। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इन एक्सेस टू नॉर्मल लेवल, यानी कि सामान्य स्तर से अत्यधिक क्या यूरिन का उत्पादन करना, तो उसको क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि कूल्हे के जोड़ में मौजूद होती है? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट संधि, या हिंग ज्वाइंट जिनको हम कब्जा संधि बोलते हैं, या प्लेन ज्वाइंट जिसको साधारण संधि बोलते हैं, या पाइवट ज्वाइंट जिसको हम धुरी संधि बोलते हैं। तो यहाँ पे 40वें का जो है वो सही ऑप्शन क्या है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, संधि, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम घुलनशील फाइब्रोनोजिन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, काइमोट्रिप्सिन, या थ्रोम्बोप्लास्टिन? तो यहाँ 41 का सही ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ सही है। थ्रोम्बिन हार्मोन्स जो है ये क्या करता है? फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। ठीक है, 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संगठन फेगोसाइटोसिस द्वारा रोग जनकों के शरीर को सुरक्षा करता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या प्लेटलेट, या प्लाज्मा? तो यहाँ पे 42 का जो सही ऑप्शन है वो है सेकेंड। ठीक है, वाइट ब्लड सेल के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं? इसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजेनस बाई फैगोसाइटोसिस। ये सुरक्षा करता है किसका? रोग जनकों में से शरीर को सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी है? 100 दिन, या 120 दिन, या 80 दिन, या 140 दिन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्टली ह्यूमन फिजियोलॉजी के ग्रुप में ही पोस्ट करते हैं फेसबुक के, और क्विज के रूप में भी इनको करवाते हैं टेलीग्राम पे। तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक फेसबुक और टेलीग्राम पे, वो वहाँ जुड़ जाएँ, और पुराने क्वेश्चंस जितने पड़े हुए हैं 2016 से लेकर के स्क्रॉल करके उनको नीचे तक जा करके, या सर्च बॉक्स में सर्च करके टाइप्स करके कोई भी ऑप्शंस आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं की चीज़ों को अच्छे से डिटेल में भी वहाँ पे। तो यहाँ पे 43 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 120 दिन किनका लाइफ स्पैन होता है? रेड ब्लड सेल्स का। अब 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओवल्यूशन को उत्तेजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ट्रिगर्स ओवल्यूशन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या प्रोलैक्टिन हार्मोन, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ऑक्सीटोसिन? तो यहाँ पे 44 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए ऑप्शन यहाँ सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओवल्यूशन को उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं। मानव शरीर में पैराथ हार्मोन की क्रिया क्या है? एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। रक्त में सोडियम का स्तर घटाता है, रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ाता है, रक्त में सोडियम का कैल्शियम का स्तर घटाता है, या कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है? तो यहाँ पे 45वें का क्या ऑप्शन है सही? वो है चौथा, रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है वो बढ़ाता है। कौन सा? पैराथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मस्तिष्क मेरु द्रव प्रदान करता है? यांत्रिक सुरक्षा,
प्रतिरक्षण, रासायनिक सुरक्षा संरक्षण या पोषक तत्वों का परिसरण। तो यहाँ पे 46 का क्या ऑप्शन सही है? ये द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स क्या करता है? मैकेनिकल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 देख, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? एक कोशिका पिंड या डेंड्राइट्स, एक्सान या ग्लाइकोलाइटिक फाइबर। तो कौन सा एक हिस्सा नहीं है किसका? न्यूरॉन का पूछ रहा है यहाँ पे। तो 47 का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? चौथा जो है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं, क्या? ग्लाइकोलाइटिक फाइबर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पानी का अधिकतम पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ठीक है, समीपस्थ घुमावदार नलिका या हेनले के लूप में या दूरस्थ घुमावदार नलिका या कलेक्टिंग डक्ट संग्रहण नलिका। ठीक है, तो पानी का अधिकतम पुनः अवशोषण नेफ्रॉन के निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये है यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पहला, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यानी कि समीपस्थ घुमावदार नलिका में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर को नियंत्रित नहीं करता है? GRF का रीनल स्वनियंत्रण यानी कि रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको, और दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूरल रेगुलेशन ऑफ GFR, और तीसरा क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ GFR, और चौथा ऑप्शन क्या है? केमिकल रेगुलेशन ऑफ आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या नियंत्रण नहीं करता है? कौन? GFR। तो ये है चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही है ये। ठीक है, आयनों का रासायनिक नियंत्रण नहीं करता कौन? GFR। 50वां देखते हैं, नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी और पोषक तत्वों के पुनः अवशोषक में भाग नहीं लेता है? तो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या हेनले का लूप या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। वही इस क्वेश्चन से में थोड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पे क्या है? 50वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वोमेंस कैप्सूल्स बोलते हैं इनको हम। जो नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी और पोषक तत्वों के पुनः अवशोषक में भाग नहीं लेता है? तो वुमेन्स कैप्सूल है। 51 देखते हैं, हीमोग्लोबिन एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणु के साथ बंध बनाते हैं? PGT में सेम क्वेश्चन पूछा गया था यही वाला। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन के एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणु के साथ बंध बनाते हैं? 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे 51 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? यहाँ पे जो 51 का सही ऑप्शन है वो क्या है? चौथा ऑप्शन जो यहाँ पे सही है। ठीक है, कि एक हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन में पानी के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है? तीसरा क्वेश्चन है नेफ्रॉन का, एक पहले उधर पूछा गया था और एक अभी बोमेंस कैप्सूल वाला, और एक ये है। तो यहाँ पे कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या पैराथॉर्मोन हार्मोन या थायरॉक्सिन या TSH? तो यहाँ पे 52 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, पहला ऑप्शन यहाँ सही है। 53 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टमक? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? आमाशय का कार्य नहीं है, गैस्ट्रिक रस का स्राव या रक्त में गैस्ट्रिन का स्राव या लार भोजन और गैस्ट्रिनस को मिलाना या सुक्रोज का पाचन। तो यहाँ पे क्या है? आमाशय का कौन सा कार्य नहीं है? फंक्शन ऑफ इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टमक। तो यहाँ पे क्या है? सुक्रोज का पाचन करना, ये इसका फंक्शंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशयी रस का हिस्सा नहीं है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, कैमोट्रिप्सिन और लैक्टेज। तो यहाँ पे 54 का सही ऑप्शन देखते हैं, इसका सही ऑप्शन जो है वो 4 है। ठीक है, लैक्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस? तो ये है लैक्टेज, ये पैंक्रियाटिक जूस का नहीं है। बाकी ये ट्रिप्सिन, लाइपेज, कैमोट्रिप्सिन ये सब कैसे हैं? पैंक्रियाटिक जूस एंजाइम्स और हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बड़े वसा के ग्लोब्यूल्स के पाइसीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? गैस्ट्रिक जूस, पित्तलवण या पित्तवर्णक या 2 और 3 दोनों? ठीक है, तो यहाँ पे जो 55 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? दूसरा ऑप्शन यहाँ सही है, बाइल सॉल्ट।
56 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कोशिकाओं में से सोडियम का बाह्य कोशिका द्रव में तथा पोटेशियम का बाह्य कोशिका द्रव से कोशिका के भीतर स्थानांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? प्राथमिक सक्रिय स्थानांतरण, सरल विसरण, परासरण या ट्रांससाइटोसिस। तो 56 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन। इंग्लिश में देख लें डाक बार, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा वैसी लैंग्वेज है टिपिकल। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द सेल्स टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड पोटेशियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेल्स हैपेंस थ्रू विच प्रोसेस। तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है 56 का। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली हृदय की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम। तो 57 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो क्या है? चौथा, ठीक है, पेरिकार्डियम जो है ये झिल्ली जो है हृदय की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल्स। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम्स, दूसरा है राइबोसोम्स, तीसरा है सेल मेम्ब्रेन्स और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 58 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? दूसरा, राइबोसोम्स, ठीक है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अवयव शामिल है? तो वो है राइबोसोम। 59 देखते हैं। प्लाज्मा के समान परासरण वाले घोल को क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या इक्विटोनिक। 59 क्वेश्चंस का यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? वो है आइसोटोनिक बोलते हैं इसको हम। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 60 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहले भी इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसका एक फंक्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं सही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो देखते हैं ऑप्शंस। यह एक हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, या यह पानी की पुनः अवशोषित मात्रा को नियंत्रित करता है, या यह पश्चवर्ती पिट्यूटरी से संग्रहित होता है, या यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है। तो यहाँ पे 60वें का कौन सा सही ऑप्शन है? यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये इसका फंक्शंस नहीं है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित है, क्या कहलाती है? हाइपोपोमिस नहीं, हेमोपोइसिस या हृदय प्रणाली तंत्र या प्लाज्मोलॉजी या हिमेटोलॉजी। तो 61 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या बोलते हैं? इसको हम प्लाज्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ सही है। 62 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रक्त परिसंचरण का कार्य नहीं है? विभिन्न अंगों के ऊतकों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, या उत्तक चयापचय के अपविष्ट उत्पादों को हटाना, या शरीर के प्रभावित क्षेत्रों में एंटीबॉडीज वितरित करना, या विटामिन डी थ्री का संश्लेषण करना। तो कौन सा कार्य नहीं है किसका? रक्त परिसंचरण का। तो 62 का यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो सही है, विटामिन डी थ्री का संश्लेषण नहीं करता है। 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? स्प्लीन यानी कि प्लिया जिनको हम बोलते हैं, और किडनी, लीवर या लंग्स। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अंग है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है केवल? 63 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पहला, ठीक है, जो तिल्ली होती हैं, स्प्लीन होते हैं, उनको वो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करते हैं। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका में 3 परतें या ट्यूनिका नहीं है? महाधमनी यानी कि एरोटा, धमनिका यानी कि आर्टियोल, और तीसरा ऑप्शन का है कैपिलरी, और चौथा है पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस। तो 64 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? डाउटफुल है थोड़ा क्वेश्चन से, लेकिन अकॉर्डिंग टू पे जो तीसरा ऑप्शन जो है कैपिलरी, ये शायद इसका सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस रक्त वाहिका में 3 परतें या ट्यूनिका नहीं होती हैं, ठीक है,
और 64 देखते हैं, एस्परजिलस फ्लेविस कैन ग्रो इन लेग्यूम्स, ग्राउंडनट्स, मैज या ऑल ऑफ द एबव। तो 65 का यहाँ पे जो है वो चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। एस्परजिलस फ्लेविस किस में पनप सकता है? दलहन में भी, मूंगफली में भी और मक्का में भी ग्रो करता है ये। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित भोजन में से किसे खाने के कारण बॉटुलिज्म होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे भी लगा देंगे इसको। क्या है इसका सही ऑप्शन? कैंड फूड है इसका सही ऑप्शन, ठीक है। कि जब हम कैंड फूड खाते हैं तो उनको खाने से क्या होता है? बॉटुलिज्म डिजीज हो जाती है, ठीक है। 66 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। और 67 देखें, किसी दिए गए पीएच पर निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उच्च बैक्टीरियोस्टैटिक प्रभाव का होता है? मेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या एसिटिक एसिड। 67 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पे, एसिटिक एसिड, ठीक है। 68 देखते हैं, 15 सेकेंड के लिए 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यानी कि HTST पाश्चुकरण का समय तापमान संयोजन किस सूक्ष्मजीव के आधार पर चुना जाता है? हिंदी में, इंग्लिश में देखते हैं, द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन फॉर HTST पाश्चुराइजेशन ऑफ 71.1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड इन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विच माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो कॉक्सिएगला बर्नेटी या सी बार्टुलिनियम या बी सब्टिलस या ई कोलाई, ठीक है। तो 68 का जो यहाँ पे सही ऑप्शन हुआ है पहला, कॉक्सिएगला बर्नेटी, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ सही है। 69 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव ब्रेड के खराब होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बैक्टीरिया है, ईस्ट है, मोल्ड्स है या प्रोटोजोआ है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? मोल्ड्स जो है, फफूंद जिसको बोलते हैं, ये ब्रेड को खराब करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 70 देखते हैं, प्रोटीन के अवायवीय अपघटन तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ का उत्पादन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? खट्टा होना या प्रोटीन का अपघटन या प्यूट्रिफिकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 70 का यहाँ पे जो क्या है सही ऑप्शन क्या है? इसको बोलते हैं प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। 71 देखते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आंतरिक कारक क्या है? पीएच का होना या नमी या ऑक्सीजन रिडक्शन क्षमता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ 71 का जो है वो केवल पहला ऑप्शन यहाँ सही है, पीएच। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज पीएच। 72 देखते हैं, हीट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय चेंजिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट, ठीक है। यानी कि ताप द्वारा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के भोजन भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन करके सूक्ष्म जीव का नाश किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन्स हैं या विटामिन्स हैं या लिपिड्स हैं? तो 72 का यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन सही है, क्या है? प्रोटीन्स, ठीक है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ HACCP, यानी कि पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे किसका? HACCP का। तो इसका क्या होता है करेक्ट पूरा नाम? हजार्ड्स एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। 73 का यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सही है। 74 देखते हैं, जीवाणु वृद्धि चक्र के किस चरण के दौरान सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं और अधिकतर दर पर विभाजित हो जाते हैं? यानी कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ डू माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवाइड एट द मैक्सिमम रेट? लार्ज फेज, लॉग फेज या स्टेनरी फेज या डेथ फेज, ठीक है। 74 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड, लॉग फेज बोलते हैं इसको हम। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव में उच्च विटामिन सामग्री है? बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गी या प्रोटोजोआ? 74 का यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है? दूसरा, ईस्ट जो है वो हाई विटामिन्स कंटेंट होते हैं। 76 क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्मजीव जो अत्यधिक कम तापमान पर वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि द माइक्रोब्स दैट कैन ग्रो एट वेरी लो टेम्परेचर और नॉन एज, इनको क्या बोलते हैं? थर्मोफिलिक या
मैक्रोफिलिक जीवाणु या मीजोफिलिक जीवाणु या हेलीफिलिक जीवाणु, तो से यहाँ पे 76 का जो है वो दूसरा ऑप्शन सही है। साइक्रोफिलिक जीवाणु बोलते हैं इनको, जो ग्रो कर सकते हैं किस पे, वेरी लो टेम्परेचर